हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था और हम हर्यक डायनेस्टी जो हमने पढ़ा था। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से मगध साम्राज्य था वो उभर के ऊपर आता है और जितने भी 16 महाजनपद थे उनमें मगध क्यों सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। तो बेसिकली उसके पीछे एक डिफरेंस होता है कि किसी भी चीज़ को अगर उसका उत्कर्ष होना है, अगर वो उठ के ऊपर आ रहा है तो उसके पीछे उसकी होती हैं भौगोलिक स्थितियाँ। एक तो भौगोलिक स्थिति होती है, दूसरा होता है कि राजा जो है जहाँ वहाँ उसका शासन है, जिस देश में कहें या फिर जिस तरह से ये साम्राज्य थे तो वहाँ के शासक जो हैं वह कितने शक्तिशाली हैं। तो हमने देखा था जो मगध साम्राज्य था उसकी भौगोलिक स्थिति जो थी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि जो मगध जो था सोन, गंगा और गंडक नदी के संगम पर बसा हुआ था। तो उसकी राजधानी जो थी उसको पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया था और पाटलिपुत्र जो है तीनों तरफ से नदियों से घिरी हुई थी। तो ऐसे में उनकी क्या है, जो भौगोलिक स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और बात करें राजाओं के शासन में तो यहाँ के जो राजा थे वो सारे शक्तिशाली हुए थे, जिसकी वजह से जो 16 महाजनपद थे उनमें मगध जो है सबसे ऊपर उभर कर आता है। तो इन्हीं की जो डायनेस्टी थी मगध डायनेस्टी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था हर्यक डायनेस्टी। तो हर्यक डायनेस्टी जो थी उसके बाद जो हर्यक डायनेस्टी के बाद आता है शिशुनाग वंश या फिर कहें तो शिशुनाग डायनेस्टी। तो हर्यक डायनेस्टी का जो लास्ट जो रूलर था, शासक था, वह था नागदशक। और नागदशक जो था उसकी हत्या कौन कर देता है, उसकी हत्या कर देता है शिशुनाग। अगर हम देखें शिशुनाग को तो शिशुनाग कौन था, तो जब नाग दशक का शासन हुआ करता था तो नाग दशक के शासनकाल में ही शिशुनाग जो था वह एक अमात्य था। तो अमात्य बेसिकली कौन होते हैं, मिनिस्टर। जिस प्रकार से आजकल मिनिस्टर होते हैं उसी प्रकार से होते थे अमात्य। तो अमात्य जो था कौन था, शिशुनाग। किसका, तो नाग दशक का। और नाग दशक कौन था, तो वह था हर्यक वंश का अंतिम शासक। तो जब शिशुनाग कौन था, उसका मिनिस्टर था नाग दशक का, और यही क्या करता है, नाग दशक की हत्या कर देता है। तो जब नाग दशक की हत्या कर देता है तो जो हर्यक वंश था वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और उसके बाद में जो शिशुनाग था वह उभर कर आता है और इसी के नाम पर पड़ता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक देखा जाए तो प्रश्न आता है यहाँ से कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक है शिशुनाग। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है और शिशुनाग ने 412 बीसी से लेकर जो शिशुनाग वंश था 412 बीसी से और 345 बीसी तक शासनकाल इसका रहा था। किसका, शिशुनाग वंश का। तो इसमें पहला शासक कौन था, संस्थापक, और संस्थापक ही कौन था, शिशुनाग। तो शिशुनाग जब संस्थापक बन जाते हैं तो इन्होंने क्या किया, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था उसकी क्या कर देते हैं, ये हत्या कर देते हैं। अब जब हत्या कर देते हैं तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो अपना मगध साम्राज्य था उसको तेजी से उसका विस्तार किया। तो जो शासन था उस समय पे मगध अपने उत्कर्ष की तरफ था, और ऐसे में क्या होता है कि उसके शासनकाल के दौरान जो तेजी लाया वो कौन लेके आया, शिशुनाग लेकर आया। तो शिशुनाग के समय पर क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए तो वो हम देखते हैं। तो शिशुनाग ने क्या किया था, सबसे पहले जो उसकी राजधानी थी उस राजधानी को स्थानांतरण कर दिया था वैशाली में। तो जो कैपिटल थी, जैसे हमने देखा था हर्यक वंश में लास्ट में, तो जो उदयीन था उसने अपनी जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट कर दिया था। कहाँ पे, उसने किया था पाटलिपुत्र पे। तो जब पाटलिपुत्र पे शिशुनाग ने पाटलिपुत्र पर जब उदयीन ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था तो ऐसे में कौन होता है, जब शिशुनाग आता है तो सबसे पहले वो कैपिटल को उठाकर शिफ्ट कर देता है कहाँ, वैशाली। तो वैशाली जो थी उसकी जो प्राइमरी सेकेंडरी कहें तो सेकेंडरी कैपिटल थी। तो कहाँ पे शिफ्ट कर देता है, शिशुनाग, वैशाली में। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शिशुनाग जो था उसने अपनी कैपिटल को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया था। तो शिशुनाग ने जो अपना मगध साम्राज्य था उसकी कैपिटल को वैशाली में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो पहला इंपॉर्टेंट काम शिशुनाग ने जो किया था वह किया था वैशाली अपनी कैपिटल को शिफ्ट करना। देन उसके बाद क्या होता है, वैशाली जो था बिंबिसार के समय पर जो वैशाली राजधानी हुआ करती थी और इसी को उदयीन कहाँ लेके गया था, पाटलिपुत्र में। सबसे पहले जो बिंबिसार था हर्यक वंश का उसके समय पर राजधानी कहाँ हुआ करती थी, वैशाली में हुआ करती थी बिंबिसार के समय पे। देन उसका पुत्र जो था वह अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर देता है उदयीन, कहाँ पर, पाटलिपुत्र पे। देन अगेन बिंबिसार आता है, शिशुनाग आता है और शिशुनाग अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर देता है अगेन वैशाली में। अगर हम बात करें अवंती, तो जब हमने देखा था हर्यक वंश को हम पढ़ रहे थे तो हर्यक वंश जो था उसके जो संबंध थे अवंती से काफ़ी अच्छे थे। तो अवंती जो था एमपी में एक कौन था, 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था अवंती। तो अवंती के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस और रिलेशनशिप जो थी किसकी, हर्यक वंश की, वो बेटर थी। क्योंकि हमने जब देखा था कि जब बिंबिसार का एक राजवैद होता था जीवक,
तो जब राजवैद्य जो जीवक था, तो जब अवंती के शासक चंद्रप्रदोत बीमार हो जाते हैं पांडु रोग से, तो ऐसे में किसको भेजा जाता है? अवंती का जो राजा था चंद्रप्रदोत, उसकी सेवा में बिंबिसार द्वारा अपने राजवैद्य जीवक को भेजा जाता है। तो ऐसे में हम वहाँ से देख सकते हैं कि जो अवंती के साथ जो संबंध थे हर्यक वंश में वो ठीक थे, लेकिन उसके बाद में जब हर्यक वंश के और शासक हुए तो उनके जो टर्म्स थे वह अवंती के साथ बिगड़ते चले गए। तो अवंती के साथ भी उनके टर्म्स बिगड़ते चले गए थे। तो ऐसे में क्या होता है, अवंती पर कौन कर देता है आक्रमण? कौन? शिशुनाग। तो शिशुनाग ने सबसे पहले अपनी राजधानी को वैशाली में स्थानांतरण किया था। देन उसके बाद क्या करता है, अवंती पर अटैक कर देता है। कौन? शिशुनाग। तो जब अवंती पर अपना अटैक करता है शिशुनाग, तो वो अवंती को जीत लेता है। और उस समय पर अवंती के शासक थे अवंती वर्धन। तो अवंती वर्धन शासक थे कहाँ के? अवंती के। और ऐसे में अवंती को क्या कर लेता है, अपने शासनकाल में मिला लेता है और अपने साम्राज्य में मिला लेता है। कौन? शिशुनाग। तो ऐसे में क्या किया, शिशुनाग ने अपनी गति को तेज किया। तो जब अवंती को मिला लेता है कौन? शिशुनाग अपने साम्राज्य में, तो जो पश्चिमी देशों के साथ था, तो उसके जो व्यापार के, जो पश्चिमी देशों से व्यापार के रास्ते खुल जाते हैं। और उसी के साथ एक और था महाजनपद जो था वत्स। तो वत्स को भी कौन मिला लेता है? शिशुनाग ही अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो साम्राज्य था शिशुनाग वंश के, मगध का साम्राज्य शिशुनाग वंश में, यह कहाँ से? बंगाल से लेके और पश्चिमोत्तर भारत तक यह फैल जाता है। तो अवंती को भी मिला लेता है और वत्स को भी मिला लेता है अपने साम्राज्य में। कौन? शिशुनाग। तो शिशुनाग ने काम किए थे, एक राजधानी को शिफ्ट किया था वैशाली में, और दूसरा अवंती को कहाँ मिला लेता है? वह मगध साम्राज्य में मिला लेता है। और तीसरा बात करें तो वत्स को भी अपनी साम्राज्य में मिला लेता है। कौन? शिशुनाग। देन शिशुनाग के बाद उसका पुत्र होता है कालाशोक। तो कालाशोक जो है, जब शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है उस समय पर कालाशोक होता है, यह होता है पुत्र किसका? शिशुनाग का। और इसी को जो पुराण है उसमें काकवर्ण के नाम से जाना गया है। तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि काकवर्ण कौन था। तो काकवर्ण भी कालाशोक का ही नाम था, जिसको क्या है, जो पुराण है उसमें इसको कालाशोक के नाम से जाना जाता है। तो कालाशोक क्या करता है, 394 में जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो 394 में राजगद्दी पर बैठता है। तो राजगद्दी पर कालाशोक बैठता है और ऐसे में क्या करता है कालाशोक, इसमें सबसे पहला काम जो था, राजधानी जो उसके पिता ने वैशाली में ट्रांसफर की थी, कहाँ से? पाटलिपुत्र से। तो हमने देखा था हर्यक वंश में राजधानी पाटलिपुत्र कौन लेके गया था? उदयीन। देन उसके बाद जैसे ही शिशुनाग आते हैं, यह अपनी जो कैपिटल थी उसको देन शिफ्ट कर देते हैं। कहाँ पर? यह अपनी कैपिटल को शिफ्ट करते हैं वैशाली में। देन जैसे ही इनका पुत्र जो था कालाशोक, वो जब राजगद्दी पर बैठता है तो देन अगेन ट्रांसफर कर लेता है कैपिटल को, कहाँ पर? पाटलिपुत्र पर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पाटलिपुत्र जो था सोन, गंगा और गंडक जो तीनों नदी थी उनके संगम पर बसा हुआ था। तो पाटलिपुत्र में अगेन राजधानी को ट्रांसफर करता है कौन? कालाशोक। तो कालाशोक राजधानी को कहाँ ट्रांसफर करता है? पाटलिपुत्र में। अगर बात करें एक और इम्पोर्टेंट काम जो कि कालाशोक के टाइम में हुआ था, वह थी द्वितीय बौद्ध संगति। तो सेकंड बौद्ध संगति जो थी वह कालाशोक के टाइम में ही उसका आयोजन करवाया गया था। तो 383 बीसी में क्या होता है, कालाशोक के टाइम पर सेकंड बौद्ध संगति का आयोजन कराया गया था। तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जो फर्स्ट बौद्ध संगति थी वह 483 बीसी में होती है। तो 483 बीसी में पहली बौद्ध संगति होती है और वह होती है अजातशत्रु के टाइम पर। तो पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में, और 483 में ही क्या हुआ था, यहीं पे महात्मा बुद्ध जो थे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण वो होता है जब भगवान के साथ उनकी क्या है, आत्मा को प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे में जो महात्मा बुद्ध थे वह 483 में उनकी मृत्यु होती है, महापरिनिर्वाण होता है। और ऐसे में 483 में ही अजातशत्रु के टाइम पर पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो 483 में पहली बौद्ध संगति, और जो कालाशोक था उसके टाइम पर द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराता है 380 बीसी में, मतलब 100 साल बाद। तो 483 के 100 साल बाद 383 में कालाशोक के टाइम पर द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया जाता है। अगर हम बात करें शिशुनाग वंश की, तो शिशुनाग वंश में जो अंतिम शासक था वह नंदीवर्धन था। अलग अलग इसमें जो है डाटा मिलते हैं, बताया जाता है कि जो कालाशोक था उसके बाद भी 10 शासक हुए थे जिन्होंने 12 साल तक क्या किया था, शासन किया था। लेकिन अगर हम देखें तो अंतिम शासक हम नंदीवर्धन को ही मानते हैं। तो नंदीवर्धन जो था कालाशोक के बाद शासन पे आता है और नंदीवर्धन ही होता है अंतिम शासक। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन होता है। और जो है पुराणों में बताया गया है, एक था बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित। तो बाणभट्ट जो थी
बाणभट्ट के द्वारा एक किताब रची गई थी जिसका नाम था हर्ष चरित्र। और हर्ष चरित्र में ही बताया गया है कि महापद्मनंद जो था एक व्यक्ति, महापद्मनंद एक व्यक्ति था, उसने क्या किया था कि नंदीवर्धन अपने शहर में घूम रहे थे। तो नंदीवर्धन जब अपने शहर में घूम रहे थे तो ऐसे में क्या होता है, जो महापद्मनंद है ये आता है और उनके गले को चाकू से रेत देता है। तो जब चाकू मार के उसकी हत्या कर देता है और यह कर देता है किसकी, नंदवंश की स्थापना। तो नंदवंश की यहाँ से स्थापना हो जाती है और शिशुनाग वंश जो था वह समाप्त हो जाता है। तो होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यही इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे जो भी थे। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय पर हुआ था, तो कालाशोक। तो यहाँ से ये जो चीज़ें थी आपको पढ़ते पढ़ते याद हो गई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।